हेलो प्यारे बच्चों एवं विद्वान साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं राकेश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में अब तक हमने वर्ण, भाषा, संधि, शब्द एवं समास का विस्तृत अध्ययन कर लिया है। इन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में हम समास की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का पहचान किन बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। तो देखें बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है और इसी उत्तर पद को हम लोग क्या कहते हैं, बाद वाला पद या द्वितीय पद या दूसरा पद। अर्थात उत्तर पद, बाद वाला पद, द्वितीय पद या दूसरे पद की प्रधानता होती है। दूसरा कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या आता है, दूसरे से लेकर के सप्तमी तक किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग होता है। और तीसरा कह रहे हैं तत्पुरुष के अंतर्गत कभी कभी आ अथवा अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो वो लुप्त तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा समास आप देख सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, कर्मधारय का मतलब होता है किसी दूसरे के कर्म को धारण करना। अर्थात क्या होता है, इसमें जो पूर्व पद होगा वो क्या होता है, इसी पूर्व पद में क्या होता है, विशेषण होगा या विशेष होगा अथवा उपमेय हो सकता है या उपमान हो सकता है। आप कह सकते हैं क्या, कर्मधारय समास में क्या हो सकता है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान होता है। और किसकी उत्तर पद की प्रधानता हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि अगर कर्मधारय समास में कोई विशेषण हो और उस विशेषण की क्या हो, पुनरुक्ति हो। पुनरुक्ति मतलब दो बार उक्ति हो जाए, दोहरा दिया जाए, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, या किसी शब्द की बार बार, शब्द क्या विशेषण की बार बार उक्ति हो जाए, बार बार कह दिया जाए, तो वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। और अगला है, कह रहे हैं अगर कोई उपसर्ग हो और क्या कर रहा हो, वो विशेषण का कार्य कर रहा है, तो भी वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और चौथा है कि अगर पूर्व पद विशेषण होने के साथ साथ क्या कह रहा है कि पूर्व पद विशेषण हो और विशेषण होने के साथ साथ उत्तर पद की प्रधानता हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास के बाद आपको एक महत्वपूर्ण समास द्विगु समास होता है। द्विगु समास की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस चीज़ को पढ़े हैं कि संख्यावाची द्विगु, अर्थात अगर कोई समास या समस्त पद या सामासिक पद संख्यावाची होता है तो उसको प्राय द्विगु समास कहते हैं। लेकिन सब जगह द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि संख्यावाची में बहुब्रीहि समास भी होता है। तो कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए बच्चों, द्विगु समास के अंतर्गत क्या होना चाहिए, पहली विशेषता क्या है कि उत्तर पद की प्रधानता होनी चाहिए, या इसी उत्तर पद को बाद वाला पद या दूसरा पद या द्वितीय पद कहते हैं, इस पद की प्रधानता होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जो पूर्व पद हो ये संख्यावाची हो, और पूर्व पद संख्यावाची होने के साथ साथ क्या हो, समाहार या समूह में हो, अर्थात 2, 4 या 10 की संख्या में हो, संख्या एक ना हो। और अगर एक है तो क्या होगा, तब वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात कह रहे हैं कि द्विगु समास के अंतर्गत 1 से लेकर 100 तक जो गिनती होती है, जो संख्याएं होती हैं, उनको भी द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाता है। अब द्विगु समास के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगला जो हमारा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की पहचान कैसे करते हैं, तो देखिए बच्चों, जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें क्या होता है, चाहे पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, दोनों पद गौण होते हैं और किसी अन्य पद की क्या होती है, प्रधानता होता है या महत्व होता है या उसकी ओर संकेत करता है। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं,
वो सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा कह रहे हैं जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और चौथा क्या है, अगर किसी शब्द में सह या सा या स हो और उसका अर्थ क्या होता है, साथ में, है ना, साथ में हो या सहित के अर्थ में हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं, देखेंगे कि अगला समास जो अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास की पहचान आप कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समास की पहचान करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। कौन, पूर्व पद की प्रधानता होगी। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व पद में कोई उपसर्ग हो सकता है या कोई अव्यय शब्द हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या कह रहे हैं कि जो अव्ययी भाव समास में कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम या किसी अव्यय का क्या होता है, पुनरुक्ति होता है, या बार बार युक्ति होती है, या दो बार आता है, या दोहराव होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम अथवा अव्यय का पुनरुक्ति हो रही है, विशेषण की नहीं। और अगर विशेषण की पुनरुक्ति होगी तो कौन सा समास, कर्मधारय समास होता है। आगे देखें, दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, अव्यय बन जाते हैं। किसमें, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर के क्या हो जाते हैं, अव्यय भाव देते हैं। और इसके अंतर्गत कुछ शब्द हैं जो प्रत्यय हैं क्या होते हैं, वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे अन है, आ है, यथा है, भर है, आ है, प्रति है ना। एक शब्द आपका पर है, इसके बाद आपका यथा है, यावत है ना, आदि शब्द हैं जो क्या करते हैं, जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका अंतिम समास, जिसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों की प्रधानता। किसकी, दोनों पदों की प्रधानता। पहली चीज़ क्या बता रहे हैं, दोनों पद, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता होती है। किसमें, कह रहे हैं कि द्वंद्व समास के अंतर्गत। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि दोनों पदों के बीच में एक डैश होता है जिसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। और इस योजक चिन्ह का अर्थ होता और, अथवा, या इसका अर्थ होता है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि जो द्वंद्व समास होता है उस द्वंद्व समास में कौन कौन से शब्द आते हैं, विपरीतार्थी, या विपरीतार्थी को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, आते हैं। और चौथी बात कह रहे हैं कि द्वंद्व का अर्थ जो होता है युग्म या जोड़ा, अर्थात द्वंद्व के अंतर्गत कोई शब्द युग्म या जोड़े के अंतर्गत आता है। और संस्कृत में प्रायः भिन्न शब्दों को ही क्या कहा जाता है, द्वंद्व मानते हैं, लेकिन हिंदी में भिन्न शब्दों के साथ साथ समानार्थी शब्दों को भी द्वंद्व के अंतर्गत माना गया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने समास की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में जाना। इसी के साथ समास का संपूर्ण प्रकरण समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।